पुरानी गलियों और नीम के पेड़ों में छुपा हुआ एक पुरसुकून कस्बा था, गुलशनाबाद। न बहुत बड़ा न बहुत छोटा, मगर इतना खूबसूरत कि सुबह के वक्त जब सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ती तो हवा में एक खास ताजगी महसूस होती। इसी कस्बे में एक शख्स रहता था, हारिस अहमद। हारिस कोई आम आदमी नहीं था, वो एक उस्ताद था, मगर उसकी शख्सियत में ऐसी रोशनी थी जो सिर्फ पढ़ाने से नहीं बल्कि दिलों को छूने से पैदा होती थी। लोग कहा करते थे, अगर उस्तादियां दर्जा नबूवत के बाद कोई इज्जत रखती हैं तो उसकी वजह हारिस जैसे लोग हैं। हारिस की उम्र 40 के करीब थी, कद आम सा, रंग सामरा, बाल थोड़े सफ़ेद हो रहे थे, मगर आंखों में एक अजीब सी नरमी और शफकत थी। वो अक्सर कहा करता था, तालीम सिर्फ किताबों का नाम नहीं, ये दिलों को जोड़ने का हुनर है। वो सुबह सवेरे अपने पुरानी मोटरसाइकिल पर स्कूल जाता, जिसका इंजन कभी कभी चलते चलते फुनकार भी देता, मगर हारिस उसे प्यार से थपक देता। चल भाई, हमें बच्चों के पास ले चल, आज बहुत काम है। गुलशनाबाद गवर्नमेंट हाई स्कूल एक पुरानी इमारत थी। दीवारों पर जगह जगह पेंट उखड़ा हुआ। ठंडी हवाएं अंदर आने के बजाय खिड़कियों के दराड़ों से शोर मचाती थीं, मगर बच्चों के चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहट होती। हारिस के कदमों की चाप सुनते ही बच्चे दौड़ते हुए आकर बोलते, सर आ गए, आज क्या पढ़ाएंगे? सर, कल वाला सवाल समझ नहीं आया। वो एक एक बच्चे के सर पर हाथ फेरता, सब समझाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, आज सब दिल लगाकर पढ़ेंगे। एक दिन हारिस ने देखा कि एक दुबला पतला बच्चा क्लास के कोने में बैठा है, उसके कपड़े फटे हुए, आंखों में खौफ, हाथों में मैल, जैसे जिंदगी ने उसे बहुत जल्द बड़ा कर दिया हो। हारिस ने नरमी से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम? वो लरसती आवाज में बोला, अरसलान सर। क्यों बैठे रहते हो कोने में, किसी से बात क्यों नहीं करते? बच्चा खामोश रहा, पूरा दिन भी खामोश, पूरा हफ्ता भी खामोश। आखिरकार एक दिन छुट्टी के बाद हारिस उसके पास बैठ गया। मुझे बताओ बेटा, तुम्हारी परेशानी क्या है? अरसलान की आंखें भर आईं। सर, अब्बू बीमार हैं, काम नहीं कर सकते, अम्मी घरों में सफाई करती हैं, मैं स्कूल के बाद वर्कशॉप में काम करता हूँ, पढ़ाई मुश्किल लगती है, डर लगता है कि आप डांटेंगे, इसलिए कुछ बोलता नहीं। हारिस ने आहिस्ता से उसका हाथ पकड़ा। मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा बेटा, तुम मेरे बच्चे हो, और जब तक मैं हूं तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। वो दिन अरसलान की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। हारिस ने अरसलान को खास तवज्जो देना शुरू कर दी। रोज थोड़ा सा ज्यादा समझाता, इजाफी वक्त देता, कभी अपना टिफिन उसके साथ बांट लेता। अरसलान आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा, मुस्कुराने लगा। एक दिन पूरी क्लास हैरान रह गई जब महाना टेस्ट में अरसलान ने 95 नंबर लिए। बच्चों ने तालियां बजाईं और हारिस को यूं लगा जैसे उसकी बरसों की मेहनत रंग ले आई हो। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। स्कूल में तालिब इल्म काफ़ी थे, मगर वसाइल कम। बिजली अक्सर चली जाती, छत टपकती, और सबसे बढ़कर बच्चों की पढ़ाई का शौक कम हो रहा था। कई वालिदैन कहते, पढ़ लिख कर क्या करेगा, काम धंधा करे, कमाएगा तो घर चलेगा। इन अल्फाज से हारिस का दिल टूट जाता। वो अक्सर रात को देर तक बैठकर सोचता, अगर बच्चों को एतमाद ना दिया जाए तो उनके ख्वाब कैसे जिएंगे। एक दिन उसने फैसला किया कि वो गांव के सब वालिदैन को स्कूल बुलाएगा। उस दिन स्कूल का ग्राउंड लोगों से भर गया, औरतें, मर्द, बुजुर्ग सब मौजूद थे। हारिस ने माइक पकड़ा और बोला, आप सब की दुआओं से ये बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम इनका हाथ ना पकड़ें तो इनका मुस्तकबिल अंधेरों में खो जाएगा। कितनी देर तक तिनके जमा करेंगे, कभी इमारत भी तो बनाए। लोग खामोश सुन रहे थे। आज मैं आप सबसे एक वादा चाहता हूँ, आप अपने बच्चों को स्कूल आने दें, उन्हें तरक्की का मौका दें, और सबसे बढ़कर उन्हें ये यकीन दें कि वो कुछ भी बन सकते हैं। उसकी आवाज़ में इतनी सच्चाई थी कि कई वालिदैन की आंखों में आंसू आ गए। गांव के लोग पहली बार किसी उस्ताद के चेहरे पर ऐसा दर्द देख रहे थे। वक्त गुजरता गया। अरसलान अब स्कूल के बेहतरीन तालिबे इल्मों में से एक था। हारिस उसे मेहनत, किरदार, हिम्मत सब सिखा चुका था। एक दिन अरसलान दौड़ता हुआ आया, सा, मुझे साइंस मेले में मुंतखब किया गया है। वो खुशी से निहाल था। हारिस ने उसके सर पर हाथ रखा। मैं जानता हूँ बेटा, तुम में वो रोशनी है जिसे कोई रोक नहीं सकता। मगर अरसलान के घर की हालत अब भी कमज़ोर थी। मेले का खर्चा ज़्यादा था। उसकी माँ रो पड़ी,
بیٹا ہم کہاں سے لائیں گے اتنے پیسے؟ ارسلان خاموش مگر دل ٹوٹ چکا تھا۔ جب حارث کو پتا چلا اس نے ایک لمحہ سوچے بغیر اپنی جیب سے سب خرچہ ادا کر دیا۔ یہ میرا نہیں، ارسلان کا خواب ہے، میں اسے کبھی مرنے نہیں دوں گا۔ میلے میں بڑے بڑے اسکول آئے ہوئے تھے۔ ارسلان تھوڑا گھبرایا مگر حارث نے کہا، ڈرو مت، آج تمہارا دن ہے۔ ارسلان نے سائنس پروجیکٹ پیش کیا، دیہی علاقوں میں کم بجٹ سے بجلی بنانے کا مؤثر طریقہ۔ ججز حیران تھے۔ شام کو جب نتائج آئے، ارسلان پہلا انعام جیت چکا تھا۔ وہ ٹرافی لے کر دوڑتا ہوا حارث کے پاس آیا۔ سر، یہ آپ کی ہے، آپ کے بنا میں کچھ نہیں تھا۔ حارث کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ارسلان، استاد کبھی بدلے میں کچھ نہیں لیتا۔ اس کا انعام صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کا شاگرد کامیاب ہو۔ بڑی آزمائش۔ سال گزرتے گئے۔ ارسلان اعلیٰ تعلیم کے لیے شہر چلا گیا۔ حارث اب بھی اسی اسکول میں پڑھا رہا تھا۔ ایک دن اچانک اس کے سینے میں شدید درد اٹھا۔ اسے اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، دل کمزور ہو چکا ہے، آرام کی ضرورت ہے۔ مگر وہ کون سا استاد تھا جو آرام کر سکتا تھا؟ وہ پھر کلاس میں آ گیا، کمزور مگر مسکراتا ہوا۔ جب تک میری سانس چل رہی ہے، میں بچوں کو پڑھاتا رہوں گا۔ وقت گزر گیا۔ ارسلان اب ایک کامیاب انجینئر تھا۔ بڑی کمپنی میں نوکری، اپنا گھر، عزت، سب کچھ۔ لیکن ایک دن اسے اطلاع ملی، تمہارے استاد حارث احمد بہت بیمار ہیں، شاید آخری دن ہے۔ ارسلان کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ وہ فوراً گاؤں پہنچا۔ حارث بستر پر لیٹا تھا مگر چہرے پر وہی پرانی شفیق مسکراہٹ۔ آ گئے میرے بیٹے۔ ارسلان استاد کے ہاتھ پکڑ کر رو پڑا۔ سر، آپ نے مجھے بنا دیا، میں آپ کے بنا کچھ نہیں تھا۔ حارث نے کمزور سی آواز میں کہا، نہیں بیٹا، تم وہ چراغ ہو جو خود بھی جلتا ہے اور دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے۔ بس ایک وعدہ کرو۔ ارسلان نے آنسو پونچھے۔ سر حکم کرے، جب بھی موقع ملے کسی غریب بچے کی مدد کرنا، اس کو علم ضرور دینا، یہی میری وراثت ہے۔ ارسلان پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اس رات حارث احمد اپنے رب کے حضور چلا گیا مگر ایک ایسا چراغ چھوڑ دیا جو کبھی نہیں بجھ سکتا۔ سالوں بعد گلشن آباد میں ایک نیا اسکول کھلا، حارث احمد ماڈل اسکول۔ اس کے گیٹ پر لکھا تھا، جہاں استاد روشنی بانٹتے ہیں، زندگی بدلتی ہے۔ اسکول کا بانی کون تھا؟ ارسلان۔ وہ وہی بچہ تھا جسے کبھی کونے میں بیٹھ کر پڑھنے سے ڈر لگتا تھا اور آج سینکڑوں بچوں کا مستقبل سنوار رہا تھا۔ ارسلان نے افتتاح کے دن کہا، ایک استاد ایک انسان نہیں، وہ ایک زمانہ ہوتا ہے۔ اگر حارث احمد نہ ہوتے تو میں بھی کچھ نہ ہوتا۔ لوگ تادیر تالیاں بجاتے رہے اور یوں ایک ہمارے ساتھ رہنے کے لیے سبسکرائب اور لائک کریں۔